चलिए फिर से देख लीजिए, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स is a branch of fluid mechanics in which we study the properties of fluid when it is in motion. हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अब बात आती है डायनेमिक्स की यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दो अलग अलग ब्रांचें होती हैं। डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मोशन के साथ साथ वो मोशन क्यों हो रहा है, यानी कि फोर्स, मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। तो मोशन जिस फोर्स की वजह से हो रहा है हम उस फोर्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स हमारी पहली हेडिंग है, इसमें हमने लिखवाया इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक ब्रांच है। फ्लूइड मैकेनिक्स की दो ब्रांचें होती हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक्स जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे और एक हाइड्रोडायनेमिक्स जो हमने शुरू करी है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन along with ठीक है the cause of fluid flow, ठीक है। अब वो कॉज क्या है वो धीरे धीरे क्लियर होगा। एक्चुअली कॉज तो फोर्स ही होता है, लेकिन यहां पे फ्लूइड के मामले में काम फोर्स से नहीं चलता, काम प्रेशर से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड ये रखना है कि बात डायनामिक्स की, जो डायनामिक शब्द का जो बेसिक मीनिंग है बात वही है अब भी, लेकिन यहाँ पे इस यूनिट में फोर्स के साथ क्या इन्वॉल्व हो गया? एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया विच इज कॉल्ड प्रेशर। आई बात समझ में? इस वजह से यहाँ पे हम फ्लो दैट इज अलोंग विद द कॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो दैट इज प्रेशर लिखेंगे। आई बात समझ में? तो हाइड्रोडायनेमिक्स का डेफिनेशन समझ में आया। इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन अलोंग विद द कॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। अलोंग विद द कॉज ऑफ मोशन या अलोंग विद द कॉज ऑफ फ्लूइड मोशन या फ्लूइड फ्लो, बात एक ही होगी, दैट इज प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे एक चीज आ गई, एक शब्द आया यहाँ पे, क्या? फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो क्या चीज है? जब कभी भी कोई फ्लूइड किसी जगह पे हो और हम क्या करें, उसके दो एंड्स पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दें, एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर, तो अल्टीमेटली क्या होगा? फ्लूइड का फ्लो शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टेम्परेचर में होता है, अगर दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज को जोड़ दिया जाए, फिजिकली कांटेक्ट कर दिया जाए, और एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे एक बॉडी लो टेम्परेचर, तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी? हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। आई बात समझ में? ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो अगला टॉपिक है अपने पास फ्लूइड फ्लो, लिखते चलिए फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो क्या है? द मोशन ऑफ फ्लूइड अंडर अ प्रेशर डिफरेंस, द मोशन ऑफ फ्लूइड अंडर अ pressure difference is called fluid flow. Got the point? हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स फिजिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ फ्लूइड का मोशन क्यों हो रहा है उसको भी स्टडी करते हैं। तो हमने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया कि फ्लूइड का मोशन कब होता है। फ्लूइड का मोशन तब होता है जब फ्लूइड के दो, एक पाइप में फ्लूइड भरा है मान लीजिए, और पाइप के दोनों एंड्स पे प्रेशर लग रहा है, लेकिन एक तरफ प्रेशर हाई हो और एक तरफ प्रेशर लो हो, तो फ्लूइड हमेशा किधर फ्लो करता है? हाई से लो फ्लो करता है। यानी फ्लूइड के फ्लो का कारण क्या है? फोर्स नहीं है, क्या है? प्रेशर है। इसीलिए मैं लिखा इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन अलोंग विद द कॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड मोशन, दैट इज प्रेशर। तो फ्लूइड फ्लो क्या चीज होती है? द मोशन ऑफ फ्लूइड अंडर अ प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की। तो अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान चैप्टर है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो दो प्रकार का फ्लूइड फ्लो होता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक फ्लूइड फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, नंबर वन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है।
और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्ट्रीमलाइन मतलब स्मूथ फ्लो होता है एक तरीके का, और टर्बुलेंट फ्लो मतलब एक डिस्टर्ब्ड फ्लो होता है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहां तक क्लियर हो गया, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो शब्द है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अपना डेफिनेशन खुद कह रहा है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। हाँ जी, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? बहुत सिंपल सा एक चीज है, ऐसे समझिए। डेफिनेशन अभी मैं बता दूंगा, डायग्राम यहां बना देता हूं। मान लीजिए कि कोई फ्लूइड का पार्टिकल है, पानी बह रहा है, सिंपली पानी बह रहा है। ठीक है, बात समझ यहां समझ में आया। अब हम जनरल डिस्कशन करेंगे बड़े आराम से, आपको आपकी रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने वाला चैप्टर है, दिक्कत नहीं होगी आपको, बस फॉर्मूले थोड़े याद करने पड़ते हैं। मान लीजिए मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। ये स्पॉट्स हैं, मतलब एक कोई पार्टिकल है, फ्लूइड बह रहा है, तो एक पार्टिकल आया, उसने पहले ए पॉइंट पे था, तो चलो मैंने उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बना दी। याद है ना वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? टेंजेंट बना के। फिर पार्टिकल बी पे आ गया, तो बी पे वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हुई? ये हो गई, टेंजेंट बना के। फिर वो सी पे आ गया, फिर उसने हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो गया? वेलोसिटी सी पे आ गई। ठीक, कोई दिक्कत? ओके। अब पीछे वाला जो पार्टिकल आ रहा है ना, अगर सेम पैटर्न वो भी फॉलो कर जाए, सेम रास्ता फॉलो करे और साथ ही साथ बिल्कुल वही चीज करे, यानी जब वो भी ए पे आए तो उसका भी वेलोसिटी ऐसे ही हो जाए, सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू। जब बी पे आए तो उसकी भी वेलोसिटी ऐसे ही हो जाए, सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू। जब सी पे है तो उसकी वेलोसिटी फिर से वैसी हो जाए, सेम डायरेक्शन। बात समझ में आया? मतलब आगे वाला जो करे एग्जैक्टली पीछे वाला वही ट्रेस करे, बिल्कुल सांप वाला मोशन है। सांप को चलते हुए देखिए क्या होता है, अगर उस एक ही रफ्तार से अगर चल रहा है तो एक बिंदु से जहां से उसका मुंह पास हुआ है वहीं से उसकी पूंछ का टेल का पॉइंट भी पास होता है। खैर अब इतना डीप में उसको देखने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल आप इतना लॉजिकली इतना समझ में आ ही गया होगा कि अगर इस तरीके से आगे वाला पार्टिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है और पीछे वाले सारे पार्टिकल भी सेम पैटर्न को फॉलो करें, इसका मतलब सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है कि नहीं? एकदम जैसे एनसीसी की परेड टाइप होती है, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज, कोई जिगजैग मूवमेंट नहीं है, कोई हैफजर्डनेस नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, यानी सब कुछ स्मूथली चल रहा है। आई बात समझ में? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या है, इसको नीचे वाले को रब कर दे, होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो when a fluid flows, when a liquid या fluid कुछ भी कहिए, when a fluid flows such that each particle of liquid या each particle of fluid, हम लिख जरूर फ्लूइड रहे लेकिन हमारा सेंस किससे है? लिक्विड से। इस चैप्टर में फ्लूइड का मतलब तो गैस भी हो सकता है डियर, बात समझ रहे हैं? फ्लूइड का मतलब गैस भी हो सकता है, बट प्रेजेंटली इन दिस चैप्टर हम कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं? लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो व्हेन अ फ्लूइड flows such that each particle of fluid passing a given point moves along the same path and has the same velocity
and has the same velocity as its predecessor, just पीछे वाला, comma, the flow of fluid is called streamline or steady flow. स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो, समझ में आ गई बात? स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो कहते हैं। अब इसी का बृहद रूप ले लीजिए, बड़ा वाला रूप। मतलब यहां मैंने क्या बताया, एक पार्टिकल के पीछे एक चल रहा है, एक पार्टिकल के पीछे एक चल रहा है। ऐसा तो होता नहीं, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं। जैसे नदी बह रही है, ठीक है, नदी मान लीजिए स्मूथली बह रही है, या हमने अपने घर में ही या खेत में ही कोई इस तरीके से पानी का फ्लो करा रखा है कि वो एक बिल्कुल रूटीन में हो रहा है, फ्लो स्मूथली हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो। यानी इन्हीं के बड़े भैया का नाम है लैमिनार फ्लो। यानी जब बल्क में पानी बहता है, यहां पे हमने क्या किया, एक पार्टिकल के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ठीक है। और अगर ऐसे ही मान लो कि एक लेयर जैसी चल रही हो, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। आई बात समझ में? तो यानी जब स्टेडी फ्लो, स्मूथ फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, कुछ भी कह दो, जब बड़ी मात्रा में होता है। आपने नोटिस किया होगा झरने वरने वगैरह जो आर्टिफिशियल फाउंटेन्स जो होते हैं, उनमें पानी नीचे बहता हुआ जब जाता है तो बहुत स्मूथली जाता है, ऐसा लगता है जैसे एक लेयर के ऊपर एक लेयर सरक रही है ना, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको हम लोग कौन सा फ्लो कहते हैं? लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक पर्टिकुलर केस है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आप लिखते जाइए साथ साथ, डायग्राम बना ही लिया होगा। लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो, ठीक है। लैमिनार फ्लो क्या होता है? इफ लिक्विड फ्लोज इन बल्क, if fluid flows in bulk, if fluid flows in bulk, ठीक है, and in streamline condition, streamline condition यानी ज्यादा मात्रा में पानी बहे और कैसा बहे? स्ट्रीमलाइन जैसा बहे, ठीक है। एंड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन कंडीशन, कॉमा देन, ठीक है, द फ्लो just resembles, the flow just resembles like slipping sheets, slipping sheets of fluid one over the other, ठीक है। this kind of flow is called laminar। लैमिना का मतलब शीट ही होता है, ठीक है। लैमिनार फ्लो यानी शीट की जैसे पानी बहता है, मतलब जैसे ताश के पत्ते नहीं होते, एक के ऊपर एक ऐसे सरका दो तो बिल्कुल एक के बाद एक पत्ता सरकता चला जाता है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने, ठीक है। लैमिनार फ्लो का डायग्राम, ये स्ट्रीमलाइन समझ में आ गया। स्ट्रीमलाइन का ही बड़ा रूप है लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन एक पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल के लिए, एक के पीछे एक वाले पार्टिकल के लिए डिफाइंड है, और लैमिनार फ्लो बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए डिफाइंड है। लैमिनार फ्लो का चित्र ऐसे बनेगा, मतलब लेयर लाइक फ्लो होता है, मतलब एक लेयर पानी की, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, उसके नीचे चौथी लेयर, उसके नीचे पांचवी, छठवीं, सातवीं, जितनी चाहे उतनी बना लो, ठीक है। आप अगर एक शांत बहती हुई नदी में पैर डाल के खड़े हो जाएं, है ना, अरे कभी गंगा बंगा नहाने गए होंगे या कुछ भी नदी में वास्ता पड़ा होगा, तो अगर आप खड़े होंगे, ठीक है,
कोई लोग तो कूद ही जाते हैं सीधे। मैं खड़े होने की बात कर रहा हूँ कि आप किनारे पे गए, खड़े हो गए। जब खड़े हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि सबसे ऊपर वाला जो पानी का लेयर है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा है, और नीचे का पानी थोड़ा सा स्टिल लगता है, रुका हुआ लगता है। ठीक है, आप महसूस करिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, तो ये वही है। अगर नदी आराम से स्मूथली बह रही है, बाढ़ नहीं आ गई है, ठीक है, तो जो पानी का जो फ्लो होता है वो ऐसा होता है जैसे एक शीट के ऊपर पानी की एक शीट दूसरी शीट के ऊपर सरक रही है। दिस काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरी ज्यादा, न्यूमेरिकल कम, फॉर्मूले उससे भी कम। ठीक है, और बिल्कुल कनेक्ट होगा आपसे। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो के बाद हमने दो फ्लो लिखवाए थे, एक था स्ट्रीमलाइन और दूसरा क्या था? टर्बुलेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट अपने नाम के हिसाब से ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, अभी हम पानी बहा रहे हैं, अगले टर्म में खून बहेंगे, मतलब आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, मतलब काट फाड़ नहीं करने वाले हैं कुछ। ठीक है, तो बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो या जिगजैग फ्लो अपने आप में क्लियर है। टर्बुलेंट मतलब डिस्टरबेंस है मामला यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपने खुद भी किया होगा। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में, सर्दियों का मौसम चल रहा है, टब में पानी भरा पड़ा रहता है तो पहले उसको धीरे धीरे गिराते हैं। ठीक है, तो जब स्मूथली गिर रहा होता है पानी तो उसका जो फ्लो होता है ऊपर से एक लेयर जैसा लगता है, बिल्कुल आराम से गिर रहा है, दैट इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, या लैमिनार फ्लो। ठीक, जब समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा होता है पलट देते सीधे, बाथरूम में सैलाब आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ कौन सा फ्लो हो गया? टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूल का रास्ता फिक्स ना हो, हम तुम्हारी लेन में आए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा वाला फ्लो जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मतलब ऐसे रास्ता दिया गया था, इसे तुमको ऐसे जाना है, फलाने ऐसे जा रहे, ढिमाके ऐसे जा रहे, ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ ऐसे वाले लोग भी हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आया? दिस काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें क्या होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो डायरेक्शन होता है मोशन का वो फिक्स नहीं होता, उनका पाथ फिक्स नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हेन द फ्लूइड particles move in such a way that their path and velocity changes haphazardly, then the flow of fluid is called turbulent फ्लो। और ये आपका टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम हो गया। अब भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा LOC, ठीक, पहले पानी हौले हौले बहाओ तो स्ट्रीमलाइन, स्पीड बढ़ाते जाओ पानी बहाने की, तो एक वक्त ऐसा आता है जब सब्र का बांध टूट जाता है, उसके बाद सैलाब आ जाता है। मतलब ये कि अगर आप पानी को पहले थोड़ा थोड़ा स्मूथली फ्लो करवाते हैं दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेकिन जब आप पानी बहाने की स्पीड बढ़ा देते हो तो बढ़ाते 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 एक ऐसी स्पीड मिलती है
जिससे ज्यादा स्पीड से अगर हम फ्लो कराएंगे तो पानी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं है? उस फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर में दो वेलोसिटी से आपका वास्ता पड़ेगा, एक क्रिटिकल एक टर्मिनल। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दिया हूं सिर्फ, ठीक है? आगे जब आएगा फ्यूचर में तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? बात समझ में आया? यानी इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन है। कौन से फ्लो के बीच में? कौन से फ्लो के बीच में? स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट के बीच में एक बाउंड्री लाइन है। वो बाउंड्री लाइन क्या है? वो एक वेलोसिटी है। यानी फ्लूइड के फ्लो की जो वेलोसिटी है, अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फ्लो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। उसके पहले क्या रहता है? स्ट्रीम लाइन रहता है। उस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। फ्यूचर में आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल वापस आते हैं। टर्बुलेंट फ्लो कोर्स में नहीं है, मतलब कोर्स में क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ज़िगज़ैग है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसकी खुद की अपनी समस्याएं हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा समस्यात्मक हो जाएंगे, इसलिए इजी पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिमिनार, ठीक है? इनकी समस्याओं को साइड में करते हुए हम सरल सरल समस्याएं देखेंगे, क्योंकि दिमाग की कमी है, ठीक है? तो जितना है उसी से काम चलाना है। तो हम लोग इस पे आते हैं। इस पर समझ में आ गया कि लैमिनार फ्लो है, और ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? मान लो कि ये नदी जिस जमीन के ऊपर बह रही है वो ये, ठीक है? खैर उससे कोई हमारा खास मतलब नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ रेफरेंस, ठीक है? ये हमने वो सरफेस बनाया जिसके ऊपर पानी बह रहा है। मुद्दे वाली एक बात है कि हाँ जी, तो हम बात ये कह रहे थे, आपने सवाल नहीं उठाया। क्या वीडियो बन रहा है, कोई उठा भी नहीं सकता, ठीक है? सवाल उठाना ये चाहिए था कि सर इसको आपने ज्यादा बड़ा वाला एरो बनाया, इसको कम बड़ा वाला एरो बनाया, इसको और कम, इसको और कम, ठीक है? अगर वेलोसिटी के दृष्टिकोण से आप बता रहे थे कुछ कि इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी उससे कम होती है, इसकी वेलोसिटी उससे कम होती है, इसकी वेलोसिटी उससे कम होती है, एंड सो ऑन। चलो 4 चौपट होता है, 5 कर दिया, ठीक है? बात समझ में आ गई? ऐसा काहे कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर सरक रही है, तो नीचे जैसे जैसे लेयर जाती है, हम नीचे जा रहे हैं, तो नीचे वाले लेयर्स की स्पीड कम होती जाती है। यही तो बोला मैंने कि जब आप किसी नदी नाले में नहीं, नदी में खड़े हो जाते हैं पैर डाल के, ठीक है? तो नीचे वाली सरफेस लगती है स्टिल है, और ऊपर वाली लेयर लगती है फ्लो कर रही है, ठीक है? इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना, मतलब हिंदी भाषा में तो यही कहेंगे भैया इसका जो गति है, वो उसका जो स्पीड है, रफ्तार है, वो ज्यादा है, वो नीचे वाले का कम है कंपैरेटिवली। बात समझ में आ गई? तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्पीड किसी की कम हो जाएगी तो बनी बात है कि इसको कोई चलने नहीं दे रहा, राइट? इसके रिस्पेक्ट में इसको ना चलने देने वाला और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसके कंपैरिजन में इसको ना चलने देने वाला और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। यहां मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पानी के फ्रिक्शन को, जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। हमारा अगला टॉपिक है विस्कोसिटी। जिस प्रकार एक सरफेस, एक सॉलिड सरफेस को दूसरे सॉलिड सरफेस पे जब सरकाते हैं तो फ्रिक्शन काम करता है, और फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है, बॉडी को नहीं चलने देना चाहता। वही सही यहाँ पे जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर सरकने की कोशिश करती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई सॉलिड में तो फ्रिक्शन क्यों होता है? रफनेस की वजह से होता है। यहाँ कौन सा रफनेस है? यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कभी कभी स्नेह और प्रेम ही समस्या बन जाता है, ठीक है? वही यहाँ हो रहा है। स्नेह और प्रेम हो गया, मतलब ये कि ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स को नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? नहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ वाला सीन हो जाता है। आई बात समझ में? तो अब जब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली को अट्रैक्ट किए जा रही तो ऊपर वाली आगे बढ़ नहीं पा रही जितनी स्पीड से बढ़ सकती
थी। आई बात समझ में? यानी यहां समस्या कौन बन गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ में? और ऐसा ही अब जब तुम नीचे वाली लेयर्स में आओगे तो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर मिलके खींचेंगे। ऊपर से भी स्नेह है और नीचे से भी स्नेह है, दुई तरफ से नहीं मत जाओ। ठीक, एक हाथ पकड़ के खींच रहा है, एक लात पकड़ के खींच रहा है। ठीक, यानी कुल मिला के इस हिसाब से बात समझ में आ गया। तो ऊपर वाले पे स्पीड सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेचारे को खींचने वाले एक ही साइड है, केवल टांग ही खींचे पा रहे हैं। वो जो नीचे वाले हैं वो टांग, लात, पता नहीं क्या क्या खींच लेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू लेयर्स इज एक्टिंग जस्ट लाइक फ्रिक्शन हियर। और इस तरीके से एक फोर्स काम कर रहा है लेयर के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। आई बात समझ में? तो दो बातें बताई, जैसे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, वैसे विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट फॉर रिलेटिव मोशन। और विस्कोसिटी भी क्या है? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट फॉर रिलेटिव मोशन। यहां भी दोनों काम सेम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि फ्रिक्शन तब बोला जाता है जब बॉडी एक सॉलिड होती है, एक सॉलिड के ऊपर दूसरी सॉलिड बॉडी को सरकाते हैं। यहाँ क्या है? पानी पे पानी सरका रहे हैं। आई बात समझ में? आज आप पानी को स्लाइसेस में देख रहे हैं, ठीक है? पानी यहाँ स्लाइस में दिख रहा है आपको, पीने वाला स्लाइस नहीं। इसमें आम है। तो ये विस्कस फोर्स समझ में आया? क्लियर है? तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है विस्कोसिटी। हेडिंग हम डालेंगे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है काहे की? लिक्विड की, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी को चलने नहीं देती। तो विस्कोसिटी क्या है? Viscosity is the property of fluid, viscosity is the property of fluid by the virtue of which when fluid flows, then the intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction starts opposing the relative motion जानेंगे ना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर्स। ठीक है? क्लियर? तो यहां पे क्या मामला है? मामला यहां पे ये है कि जो v1 है वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, उससे कम v2 का है, उससे कम v3 का है, उससे कम v4 का है, उससे कम v5 का है, एंड सो ऑन। और आप बना देते, दो चार गिनती आपको और आती तो वो भी लिख देते। ठीक है? ओके? तो ये कौन सी दिशा है? ये रिलेटिव मोशन की दिशा है और ये रिलेटिव मोशन की अपोजिट दिशा है। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे आप लोग। और ये जमीन चल नहीं रही है तो ये फिक्स्ड सरफेस लिख देता हूं मैं, है ना? जो सोच बैठो कि नदी बह रही है, साथ में नीचे वाली जमीन भी बह रही है। ठीक है? तो ये हुआ। तो अब हमारे सामने दूसरा टर्म है क्या? विस्कोसिटी। तो समझ गए विस्कोसिटी क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। और विस्कस फोर्स क्या है? उस प्रॉपर्टी की वजह से आने वाला अपोजिंग
फोर्स है जो पानी को बहने नहीं दे रहा। अगला टर्म हेडिंग डालेंगे हम लोग विस्कस फोर्स, इसको मिटा रहे हैं। और अगला टर्म विस्कस फोर्स पे आ रहे हैं। विस्कस फोर्स, हाँ, जैसे फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है। ठीक है, बस उसका कोई यूनिट नहीं होता। यहाँ यूनिट जो होता है बड़ा खतरनाक, पोइजुली यूनिट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वही ईटा जिसका डायमेंशन बहुत पूछा जाता है, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, उनका यूनिट होता है पोइजुली। इनकी अम्मा को और कोई नाम नहीं मिला था। ठीक है, खली बली लग देते थे। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। विस्कस फोर्स समझ गए क्या है? विस्कस फोर्स एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक लेयर को दूसरी लेयर पे चलने से रोकता है। तो अगर साइंस की भाषा में कहें तो ये अपोजिट काम करता है टू द रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो लिखते हैं भैया द intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction acting between two fluid layers। बार बार कह रहा हूं मैं, लिख फ्लूइड रहा हूं लेकिन मेरी भावनाएं लिक्विड कह रही हैं। टू फ्लूइड लेयर्स, ठीक है, which opposes relative motion between them is called viscous force, या विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ वी, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसलिए ऊपर हमने एरो चढ़ा दिया, उसको एरो लगा नहीं, एरो चढ़ा दिया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन होती है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। किसका रिलेटिव मोशन? बिटवीन लेयर्स। अब लेयर्स मतलब समझ जाओ, सक्सेसिव लेयर्स, अगल बगल वाली लेयर की बात हो रही, क्योंकि विस्कस फोर्स एक लेयर के ऊपर पड़ोसी लेयर ही लगा सकती है। तो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सक्सेसिव लेयर्स। ठीक, अब हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए एक टर्म हमको बताना है आपको, विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगला टर्म है अपने पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शब्द का मतलब क्या होता है? अगर आपने हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला वीडियो देखा हो तो उसमें डायमेंशन चैप्टर में ही एक जगह जिक्र आया था ग्रेडियंट का। बेटे कभी भी कोई चीज, पहले तो मैं साइंटिफिक मतलब बताता हूं, उसके बाद मैं मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए बताऊंगा। ठीक है, साइंटिफिक चीज ये है कि जो चीज समय के साथ बदलती है उसमें टाइम से डिवाइड होता है, और जो चीज लेंथ के साथ बदलती है उसमें लेंथ से डिवाइड होता है, और उसे
ग्रेडियंट कहा जाता है। यानी अगर कोई चीज समय के साथ साथ बदलती है तो उसमें टाइम से डिवाइड करते हो, क्या बोलते हैं? रेट। फिजिक्स की वोकैबुलरी समझा रहा हूं आपको, ठीक है। और जो चीज लेंथ के साथ साथ चेंज होती है उसमें लेंथ से डिवाइड करते कहते हैं क्या? ग्रेडियंट। तो जो चीज लेंथ के साथ चेंज हो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, और जो चीज समय के साथ चेंज होती है उसे रेट कहते हैं। जैसे आप हिया से हिया तक गए, यहां पे आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहां जाके पारा हाई हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। कितनी देर में कार्यक्रम बिठा दिया? 10 सेंटीमीटर में, ठीक। तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया? 110 डिग्री सेल्सियस। कितनी देर में, कितनी दूरी में काम हो गया? 10 सेंटीमीटर, यानी 11 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर क्या हो गया? टेम्परेचर का ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं समझे? सपोज यहां प्रेशर होता 50 पास्कल, तो यहां 150 पास्कल, है ना? पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, आज तक तो है। फिर मान लो ये 10 मीटर में कांड हो गया, ठीक है। कितना प्रेशर डिफरेंस आया? 100 पास्कल। तो लंबाई 10 मीटर, कितना हो गया? 10 पास्कल पर मीटर। तो ये क्या हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट। समझे? क्लियर? तो हम क्या बताने जा रहे हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ गए? ठीक। अब आप टेक्निकली समझदार हो गए हैं, चाहे हुए ना हो। मतलब ये है कि मान लीजिए पानी बह रहा है, बह रहा है, हटा, सनी देओल आ गया बाहर, ठीक है। तो V1, ये अलग बात है, अपनी इंडस्ट्री में तो सनी देओल बोला जाता है, देओल है तो देवल आ गया, खैर कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि जमीन से इसकी वेलोसिटी जो V1 वाली जो लेयर है उसका हाइट मैं x1 मान लेता हूं, और इसका कितना मान लेता हूं? x2 मान लेता हूं। अंधेरे तो हो नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि जब आप लेंथ में आगे बढ़े, हाइट भी लेंथ ही होती है एक प्रकार की, तो जब आप लेंथ में आगे बढ़े तो वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया, डेल्टा V आया। तो क्या यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है? ठीक है, क्योंकि यहां पे दूरी बढ़ने के साथ, जमीन से जैसे ही लेयर की दूरी बढ़ती है वैसे ही वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है। यानी यहां पे कौन सा वाला ग्रेडियंट है? वेलोसिटी वाला ग्रेडियंट है। बात समझ में आ गई? दोबारा बोलूं, जमीन से जब आप दूर चलते चले जा रहे हो तो जमीन से जब आप यहां पहुंचे तो वेलोसिटी V2 थी, और ऊपर पहुंचे तो वेलोसिटी V1 हो गई। तो क्या हो गया? दूरी बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ गई, इसी को तो ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनेगा Vg इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यूनिट लिखता हूं, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया? डेल्टा x भी क्या हुआ? मीटर हुआ, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है। अरे बोलो बोलो, v का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर, मीटर से मीटर लुड़ीस, क्या आ गया? सेकेंड इनवर्स। ये तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ना, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फिजिक्स का दर्द है, हल्का हल्का मीठा मीठा लेना पड़ेगा, ठीक। मतलब सेकेंड इनवर्स यूनिट आने का मतलब ये नहीं होता कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसे मात्र संयोग कहा जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि सेकेंड इनवर्स यहाँ पे ग्रेडियंट का यूनिट शो कर रहा है। आई बात समझ में? ये हमारा SI यूनिट हो गया, ठीक है बाबा। तो डेफिनेशन में लिख देता हूं, समय खत्म होने वाला है, कुछ लोगों की सांस में सांस आएगी अभी। तो द रेट ऑफ चेंज इन velocity, the rate of change in velocity with
separation between the layers of fluid is called VG, velocity gradient according to definition. ये अलग बात है, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनी, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ठीक है, तो अगले टर्न पे एक न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए. तब तक के लिए धन्यवाद. ये है भैया डेल्टा एक्स. ठीक है, ये है डेल्टा एक्स, है ना. यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा एक्स. नहीं समझे?